अभी हमने एक गीता के एक वचन का यहाँ पे गीता के एक श्लोक का पाठ किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हम सबने कई बार ये श्लोक कहा है, सुना है, इसको हमने पाठ किया है, इसको हमने रटा है, कई बार हमने इसका उल्लेख भी किया है, प्रचार के दौरान किया होगा, हमने अनेक बार इसकी चर्चा भी की होगी। और जितने भी गीता के प्रख्यात जितने भी अभ्यासक हैं और जितने भी उसके प्रवचनकार हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी बार चर्चा की है, विश्लेषण भी किया है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति अगर युक्त होती है, अन्नात् भवति भूतानि, तो ही जीव सृष्टि का निर्माण युक्त होगा। अन्न के माध्यम से ही जीव सृष्टि का आधार है, बना है, और अन्न सेवन करके ही जीवन व्यतीत करता है जीव। इसलिए अन्न ग्रहण करना और अन्न के माध्यम से जीव का रक्षण करना ये सबसे मुख्य है। इस कारण अन्न का उत्पादन, अन्न की उत्पत्ति युक्त होवे, ये बहुत महत्वपूर्ण कहा है उस श्लोक में। उसका पहला हिस्सा ये है। अगला हिस्सा में भगवान कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति अगर युक्त होनी है तो अन्न को जो प्रवर्तन करने वाली सृष्टि की काल चक्र जो है, सृष्टि की जो वर्षा चक्र है, उसका युक्त होना आवश्यक है। इन दिस हिम दैट वी जस्ट रिसाइटेड फ्रॉम द गीता, लॉर्ड कृष्णा इन दिस हिम इज elaborating upon the effect or efficacy or necessity of yajnas itself. Now this hymn is very popular. In the first part he says that food is the basis of all life, and it is because of food that life on this planet exists, because every being, everything that is alive consumes energy in the form of food to preserve life force in their existence. That is how life has still persisted on this planet. So to do this, to keep life going on this planet, the right kind of food has to be grown, has to be cultivated, and food, the cultivation of food will keep life going from generation to the next. That is the first part. In the second part, he says, the production or cultivation of food is dependent on nature's being in harmony. If the nature is not in harmony, if the nature is in turmoil, in turbulence, the possibility of the right kind of food, the right amount of food getting produced is very slim or very non-existent at all. उसके अगले भाग में भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो, कि सृष्टि का काल चक्र जो है, सृष्टि का जो निसर्ग की जो वर्षामान है या जो ऋतुमान है, उसको युक्त अगर चलाना है, उसको अगर योग्य तरह से चलाना है, तो यज्ञ का आचरण करना पड़ेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के रणांगण पर उसका प्रवर्तन किया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होगी। वर्षा या ऋतुमान जिसको बोलते हैं हम, वो अगर युक्त रखना है, उसी के माध्यम से अन्न का उत्पादन होगा। और अगर ऋतुमान को अगर आपको पर्याप्त रखना है, उसको अगर आपको युक्त रखना है, तो यज्ञ का आचरण करना आवश्यक बन जाता है। इन द नेक्स्ट पार्ट, लॉर्ड कृष्णा सेज इन अ हिम recited almost 5000 years ago from this current time on a battlefield to his disciple Arjuna, and in the next part Lord Krishna says that the harmonious functioning of nature, the fact that the seasons will, the functioning of seasons, the right amount of rainfall, everything that we call as the nature in harmony can be achieved through regular performance of yajnas. And he says that is the reason for performing yajnas. Yajnat bhavati parjanyo yajna karma samudbhava. That is why we continuously in the performance of yajna. अगले इस हिस्से में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञों का आचरण करोगे, नित्य यज्ञ का आचरण करोगे, तो ही वर्षामान युक्त होगा, तो ही निसर्ग चक्र युक्त पर्याप्त स्थिति में चलेगा। इसीलिए आपको यज्ञ कर्म में गतिमान रहना है, यज्ञों का आचरण करते रहना है। जैसे कल हमने चर्चा की थी
कि अन्न का उत्पादन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्न का उत्पादन अगर अच्छा होगा, अन्न का सेवन जो हम करते हैं वो अगर विषमुक्त होगा तो ही हमारा जीवन हम लोग रोगमुक्त बना सकेंगे। Yesterday we discussed a point wherein we touched upon the fact that food has to be holistic, it has to be nutritious, it has to be chemical poison free, because only then can we expect to be disease free. If the food is poison free, we are disease free. That is a simple equation, simple math. And then to do this, we need to have nature in harmony. That is a necessity almost. And who better to talk to you about nature in this harmony than people like us who suffer from constant droughts over the last 10 years. We have been suffering from regular bad spells of long prolonged seasons where the rainfall isn't enough. Not enough to leave alone cultivate crops, but not sometimes enough to even drinking water for the cattle or even the humans living in this area. And this has been over the last, I think, 2 decades, we have felt this regularly. पर्याप्त वर्षामान होना या न होना, इसका मुझे आपको एग्जाम्पल देने की या कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। भारत में रहने वाले हम सब इसका निरंतर अनुभव करते आए हैं। पिछले 2 दशकों में अगर आप देखो तो अतिवर्षा या अवर्षा, अतिवृष्टि या अवृष्टि, इन दोनों का हमेशा गति अलट पलट रही है। कई प्रांतों में इतनी वर्षा हो जाती है कि पूरे फसल बह जाती है, कई प्रांतों में वर्षा ही नहीं होती, वो भी फसल जल जाती है। ये दोनों हमने बहुत नज़दीक से देखा है और इसको पर अध्ययन काफ़ी हुआ है, काफ़ी होना भी चाहिए। और कल जैसे हमने कहा कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो बताया जाता है कि जिसको हम जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कि जो बहुत बड़ी मात्रा में आज की एक समस्या बन चुकी है और उसके कारण ये होता रहा है, होता आएगा। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में तो ये बहुत अधिक तीक्ष्ण गति से होगा शायद, कि निसर्ग चक्र जो है वो इतना अभी असमतोल उसमें हो चुका है कि अभी ये निरंतर होता रहेगा। अतिवृष्टि, अवृष्टि, तापमान का बढ़ना और इस प्रकार की जो भी नैसर्गिक आपत्तियां हैं ये आती रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। Many of us all over the world have seen the phenomenon of climate change very closely now. I think very few might have never seen what it means to live in this world today, wherein the life in a big way, unseasonal rainfall destroying crops, or no rainfall at all and burning standing fields of crops completely. This has been happening not just here in India but in many parts of the world as well. And this is a big crisis. A lot of it is attributed to the constant rising temperatures, which they say are fueled by a phenomenon called as pollution. And pollution is basically has multiple explanations, but one of the biggest factors is air pollution. Pollution of the air causing these issues in a big way, and the fact that it not only disturbs the crop cycle but it harms humans also in a big way. The respiratory problems are problems of aging are rising in a big way. Stress, they say, is rising because of inhalation of toxic fumes in large parts of the world. ये जो सारा जो भी निसर्ग का असमतोल है उसका कारण प्रदूषण माना जाता है, और प्रदूषण के काफ़ी अलग अलग प्रकार भी होते हैं। हम जिसकी चर्चा करें वायु प्रदूषण है। वायु में विषैले पदार्थों का पाया जाना, जिसके कारण असमतोल की परिस्थिति निर्माण हो रही है या हो चुकी है, और इसके जो कि दुष्परिणाम है वो केवल पेड़ पौधों पे ही नहीं, मानवों पे भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। आपने कोई सुना होगा, काफ़ी उसमें वैद्यकीय क्षेत्र के तज्ञों ने इस पर चर्चा की है कि प्रदूषण का जो दुष्परिणाम है वो बड़ी मात्रा में नज़र आने लगा है। विशेषतः श्वास के विकार हो, तनाव के विकार में वृद्धि हो, हृदय विकार की जैसे जो भी रोग है उनमें वृद्धि हो। इसका कारण काफ़ी बार विषैले पदार्थों का हम जो श्वास के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं, इसको भी उसका एक कारण माना जाता है। और अग्निहोत्र का हमने पहले भी कहा था कि
आसपास के वातावरण पर सकारात्मक सबसे पहला परिणाम होता है, क्योंकि हम श्वसन लेकर हम तो सबसे पहले लाभार्थी हैं ही, साथ ही में अगर हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उस पर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम अग्निहोत्र करता है। ऐसा हमने काफ़ी बार कहा, पहले भी हमने इसकी चर्चा की। कल जैसे मैंने आपको कहा कि प्रत्यक्ष जैसा कोई प्रमाण नहीं होता, वैसे आज मैं आपको इस विषय का कोई एक प्रमाण देने का प्रयत्न करने वाला हूँ। Many of these factors have been widely discussed, widely researched, widely spoken about, and I don't have to elaborate too much on the impact that pollution is having on our lives. It is said that the first beneficiary of the Agnihotra performance is of course us, because we are the most closest to this process. And the second, I think, beneficiary is the environment around us, the entire region that we are living in. So like yesterday we discussed about something that is visible, an effect that we can see. Today I'm going to try and explain to you how Agnihotra is also having an impact on the environment where it is being performed. And I don't know if you guys are aware, but I think almost a month and a half ago, we did a program in a city in the central part of India, wherein we collected almost, I think, 1,000 odd people, and we lit 1,000 Agnihotra pots, and we did it on a big ground, a last mass Agnihotra event. And what we normally do at such programs is we try and take what is called as the air quality monitoring readings. So we take air samples before, during, and after perform. And this is not done by us, this is done by a third-party agency. And the idea is to basically, like I have always said, understand how impactful Agnihotra really is. एक से 1.5 महीना पूर्व ये सब परिस्थिति निर्माण होने से काफ़ी पहले हमने मध्य भारत में एक जलगांव नाम का शहर जो है उत्तरी महाराष्ट्र में, वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम लिया था जहाँ पे सामूहिक अग्निहोत्र का हमने आचरण किया था। लगभग 1001 लोगों ने बैठकर, मुझे याद है, हमने अग्निहोत्र का वहाँ पे एक सामूहिक अग्निहोत्र का कार्यक्रम किया था, और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने सहभाग किया था। बहुत आनंद से, प्रेम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर कार्यक्रम में हम जैसे करते हैं, उस कार्यक्रम में भी हमने मापन का एक जो हम अभ्यास करते हैं वो उसमें भी किया था। मुंबई की एक प्रसिद्ध संस्था है जो और वो इसका मापन करते हैं। अग्निहोत्र की 30 मिनट पूर्व हवा का जो वहाँ पर सैंपल होते हैं वो लेते हैं, अग्निहोत्र के दौरान लेते हैं, और अग्निहोत्र के पश्चात उसका एक सैंपल लेते हैं। और उस कार्यक्रम में भी उन्होंने किया था, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो उन्होंने मुझे ईमेल पे मुझे भेजे थे। तो मैं रुका था कभी आपसे उसको वो भी शेयर करूं, क्योंकि वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। आपने देखा है, आपको मैंने दिखाया है। So the results of that air quality monitoring have come back, and they shared it to me on an email. So I was just waiting to share it with everybody. I think I spoke about air quality in one of the earlier lectures as well, but that was, like I said, done say maybe in January or December or February. But in January or December, this is in Feb. This is the very latest finding that I have. This is very close from what we have done. So here I am going to try and explain to you the results. मैंने इसके पहले भी इस बारे में बात की है, लेकिन वो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो जनवरी या उसके पहले किए गए थे। ये तो बहुत, मैंने कहा 1-1.5 महीने पहले की बात है, हमने जब इसका ये मापन किया था। तो उसके रिजल्ट्स मेरे सामने, मैं आपको कुछ उसके आंकड़े बताने का प्रयास करूँगा। उसमें उन्होंने कहा है कि 30 मिनट पहले का जो आंकड़ा है वो पहले बताऊँगा, फिर 30 मिनट बाद का जो आंकड़ा है वो आपसे मैं कहूँगा। उसमें उन्होंने कहा कि PM10, ये जो सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हवा में जो दूषित तत्व पाए जाते हैं, उनके में जितने भी पैरामीटर्स बड़े तज्ञों ने सेट किए हैं उस पर ही वो मापन करते हैं। तो I'm going to try and read out to you some of the readings from the results that they have sent me, and most of these parameters are set by experts in the field of air quality. I don't know what the technical field is, and they have basically just taken readings and have presented to us. So I'm going to read out first the before and then the after figures. So the parameter is called PM10. The before figures are 64.39.
and this is mu gram per meter cube. So that's the unit that they have counted. So the before reading the 64.39, the after readings 30 minutes after, I mean, so it's 1 hour after the initial reading, is 57.58, right? There's a parameter called PM2.5. The before readings are at 44.55. The after readings are at 30.3. Sulfur dioxide value is 19.49 before and 16.95 after. ये 3 पैरामीटर्स मैं आपको पहले सुनाऊंगा, फिर आगे का मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। एक पैरामीटर होता है PM10 जो प्रदूषण का मापक होता है, उसका पहले का आंकड़ा था 64.39, मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची, 64 ओके 64.39, माफ करना मेरी हिंदी थोड़ी, मैं मराठी नहीं समझ पाऊंगा, इंग्लिश में कह पाऊंगा थोड़ी हिंदी, और उसका बाद में का आंकड़ा है 57.58। PM2.5 का पूर्व का आंकड़ा है 45 और पश्चात का आंकड़ा है 30। सल्फर डाइऑक्साइड का पूर्व का आंकड़ा है 19 और पश्चात का आंकड़ा है 16। तो ये 3 जो बड़े जो पैरामीटर्स है वो मैंने अभी आपको बताए। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा है 28 पूर्व 25 पश्चात। अमोनिया की मात्रा है 13 पूर्व और 9 पश्चात, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 315 पूर्व और 267 पश्चात। ये इसकी पश्चात की मात्रा है। The before figures of nitrous oxide are 28 and 25 after. Ammonia is 13 before and 9.21 after. Carbon dioxide is 315 before and 267 after. So these are the 6 basic parameters of that they have checked. There are many more, but I'm going to just limit it to this because then it gets very technical. And I'll try and put it up online, the whole study, so that if there are experts who would want to go through it, they can always have a look. So on an average, they say that the difference is almost 20 to 25% difference between before and after on an average in terms of air quality being better than 1 hour before what it was before Agnihotri. जो वो संस्था है उन्होंने ऐसा कहा है कि पूर्व और पश्चात में कम से कम 20 से 25% का फर्क आया है सरासरी, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, उसमें फर्क आया है कि पहले की तुलना में पश्चात का जो आंकड़ा है वो 25% तक का अच्छा है, बेटर है अग्निहोत्र की क्रिया के पश्चात। और जो ये मापन करते हैं वो इसके तज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। मेरे हिसाब से ये 7वां या 8वां हमारा परीक्षण रहा है पिछले 1 वर्ष में। तो हर जितना भी हमने कार्यक्रम किए हैं, बहुतांश कार्यक्रमों में हमने इसका मापन किया है। We have tried to take these readings at almost 7 or 8 different cities over the last 1 year, and they are still working on it. But they say from the overall thing, between 25 to 33% is what the change that they have seen. Yes. Over the last 8 different sessions over 8 different cities. So before and after these readings they have taken, and they are going to now tabulate the whole thing, do the whole statistical analysis, and give us a final report, so to say. So now this is something that we haven't cooked up. This is a very encouraging indice, और जैसे हमने कहा कि यज्ञात भवति पर्जन्य, वो तो सिद्ध करना पड़ेगा, यज्ञ के माध्यम से पर्जन्य होगा कि नहीं वो तो उसका तो अध्ययन करेंगे, लेकिन वातावरण पर सकारात्मक परिणाम कर सकता है ये तो सिद्ध होता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो समतोल की ओर जाता है। अभी तक समतोल तक गया नहीं है, अभी भी आंकड़े जो है पश्चात के वो भी समतोल के आंकड़े नहीं है, ये मानता हूं मैं, क्योंकि एक इतना बड़ा अगर ये उसका जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक ही छोटी अगर दवाई दोगे तो होगा नहीं। अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और मैं कहूँ एक ही बार दवाई लो आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, उसको तो निरंतर करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जो है अगर एक प्रक्रिया करने के बाद अगर 32 से 30% का फर्क आता है तो वो बहुत उत्साहवर्धक आंकड़ा माना जाता है। ये बहुत सकारात्मक आंकड़ा है, इस पर और अध्ययन करना चाहिए। और इसको अगर रेगुलर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 दिन 15 दिन 30 दिन अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसका अध्ययन करना होगा। अर्थात वो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी सामग्री लगेगी, उसके लिए तो बहुत सारी योजना भी करनी पड़ेगी, लेकिन
अभी तक का जो यह है, एक बार का जो आंकड़ा जो है 8 अलग अलग शहरों का, उसमें उनका एवरेज है कि इतना लाभ होता है. Now they are tabulating the whole thing, they are doing the whole statistical analysis, they'll come back to us with all the results. But from what initially they are saying is, before and after, across all these places, on an average, there is a difference between 25 to 33%. That is the overall average that they are expecting it to come to. And they are saying that that is a very encouraging figure. It's not, like I said, it's not completely normal. Like I said, the after figures are also quite high in many parts. They have not come back to normal. But then it's one performance, one process. Maybe if we measure it over a sustained period of 5 days, 10 days, 15 days, 30 days, we could see some a larger figure done. But of course, that will require a lot of resources, a lot of manpower, a lot of things to be put together, which could take a lot of effort, which we might not have the capacity to do right now. But like I said, from whatever is available to us, this is what we are trying to, this is what is the result that we are getting. And that's what I'm putting across to you. Like yesterday we saw that food could be grown in its completeness, in its beautiful tasteness, deliciousness, color, texture, everything was as it should have been. Similar is with the air quality also, that when you take a reading, it is seen that yes, it has a very positive effect. That we are participating in, एक सर्वे जो है हम उसमें भाग ले रहे हैं. अभी तो शायद 4 या 5 दिन ही हुए हैं, और जो प्राथमिक हमको उसमें मिला है, आई थिंक 500 या 1000 लोगों के बीच में मिला है. मुझे पक्का आंकड़ा पता नहीं है, अभी भी वो अभ्यास चल रहा है. और हमारा प्रयत्न होगा कि इसको कम से कम 1 महीना 2 महीना चलाएं, ताकि जितना हो सके उतना आंकड़ा हम बड़ा करें. कि हम केवल 1000-2000 तक ना रुके, हो सके तो 10,000 लोगों तक हम फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे कि 10,000 लोग सब 50 अलग अलग देशों में 50 हुए 10,000 लोगों का अनुभव क्या रहा, इसका वो मापन है. उसमें काफ़ी डिटेलिंग की आवश्यकता है, वो अगले सर्वे में करेंगे. लेकिन इस सर्वे में इतना हमने डेटा उसका कलेक्ट करने का प्रयास किया है. There is a study that is ongoing right now. I'm sure many of you have already participated in it. We have received, I'm not sure of the exact figure, but I think it's between 500 to 800 or something, somewhere in that number. We are going to try and push this for at least a month and a half, so that we get larger amounts of data feedback from people. We want a larger sample size. We are expecting maybe 10,000 people participation over 50, 60, 70 countries worldwide, so that we get data of these many cities, of these many people from these many different parts of the world, and their feedback is what we are expecting. But like I said, this is just off the hook, and this is just from what we have seen so far. From all the participants who have sent back their feedback, nobody has been affected, and we have received from at least 20-25 countries so far. So like I said, it's too early to talk about anything, but that's what it is. अभी तक के जो आंकड़े हैं आए हैं, उसमें से ऐसा नजर आया है कि अब तक जितने भी अग्निहोत्री अपने बंधु भगिनी हैं सारे सुरक्षित हैं, अपने सबके स्वास्थ्य अपना अपना संभाल कर अपना अपना घर व्यवस्थित सुरक्षित रख के बैठे हैं. लेकिन ये बहुत शुरुआती आंकड़े हैं, इसको हम और उसका अध्ययन करेंगे. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अग्निहोत्र के माध्यम से इतना होता हुआ हमने प्रत्यक्ष भी देखा है, लैब में भी देखा है, और दुनिया भर से सुना है. ऐसा नहीं कि मैं या ये दो हम लोग 3 लोग बैठ के समझ रहे हैं, सुन रहे हैं. ऐसा नहीं है. भारत भर से, विश्व भर से लोगों का फीडबैक है. अनेकों जगहों से हमने मापन किया है. सारे जो है वो सकारात्मक है. जितना भी हमने जितना भी इसका अपेक्षा की थी, उससे ज़्यादा ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको दिखते हैं. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द होल प्रोसेस, दैट फ्रॉम वेरेवर वी get these results, from wherever we seek this feedback, it's always been very positive. I have very rarely seen people say that I have had no benefit. Most of the times people who say that I did not have any benefit are looking for some paranormal effect, that they are expecting Agnihotra to get them a job or something like that, which we have never claimed. बहुत बार जो लोग इस प्रकार का कहते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, वो सहसा कोई अति मानवीय चीज मांगते हैं कि अग्निहोत्र करूंगा तो मेरा नौकरी लग जाएगी, या ऐसा कुछ मांग होता है उनका.
जो हमने कभी भी उसकी पुष्टि नहीं की है कि वो हमने कभी भी नहीं कहा है। अग्निहोत्र के माध्यम से क्या होगा? अग्निहोत्र के माध्यम से पर्यावरण का समतोल करके आपका आरोग्य उचित होगा, मन शांति प्राप्त होगी, ये हमने कहा है। और उस जितना भी हमने आज तक कहा है उसके जितने भी आंकड़े वो हमेशा सकारात्मक मिले हैं, हमेशा वो पॉजिटिव मिले हैं। तो ये हमारे लिए होता है जब भी इस प्रकार का कोई रिपोर्ट आता है और हमेशा उत्साहवर्धक होता है, हमेशा प्रेरणादायी होता है। तो स्वाभाविक है जितने भी आचरण करता है, जितने भी प्रचारक हैं, सबको गर्व होता है, सबको आनंद होता है कि यार जितनी भी बार उसको हम रिपीट करो उतनी बार वो हमको कभी फेल नहीं करते। मुझे कर्नल साहब ने कल कहा कि जितनी भी कसौटी पर आप अग्निहोत्र को लगा हो गया वो हर कसौटी में पास होगा। Yesterday, Dr. Colonel Saab was mentioned a very beautiful thing in that webinar. He said, no matter how many test trials you put Agnihotra to, it will pass every test that you make it appear in. Because he said, Param Sadguru said, this is Siddhanta. This is Siddhanta, a proven complete science. And you, if you want, you can keep analyzing it as much as you want. But whatever is analyzed is also not incomplete or not half-hearted, half-baked. It is also a lot of positive enough information is there to claim that yes, there is a positive step forward. So all of these things that's why I try and share it with you, because many times it is going to be a repetition for a lot of people who already have been doing this thing for the last 20 years, for instance. I don't have, it's like they say you are preaching to the same group of people, the same thing. But I've been seeing, I've been hearing that thousands are now watching this little session that we began, and maybe there are a lot of new people who are attending this thing. काफी बार लोग कहते हैं कि आप हमको तो सब पता है, हमें को क्यों आप क्यों बार बार सुनाते हैं? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफी हमारे जो टीम है उनसे सुना भी है कि हजारों लोग आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, हजारों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत नई इन्फॉर्मेशन है और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी भी चाहिए कि हम किस भूमिका से इसको देख रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है विश्व की ओर देखने की, इसको लेके जाने के समय क्या हम अपनी मानसिकता में इसको समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। जितने भी इस प्रकार के हमको मिलते रहेंगे वो मैं आपसे उसको मैं साझा करता रहूँगा। More and more we'll keep trying to understand the phenomenon of Agnihotra. The more results I get, the more I will keep sharing it with you. And this is going to get extremely interesting. I think everybody is waiting for the whole lockdown to get over. So now that we want to go out and work in a bigger way, reach out to as many people as we could and share all this information, because it's a treasure trove of information. एक बहुत ही सुंदर एक खजाना है अभिज्ञान का, उसको लोगों से बांटने की हमको आतुरता है। हजारों लोगों के यहाँ पे निवेदन आ चुके हैं कि हमको साहित्य की आवश्यकता है, नए किट चाहिए, पुराने लोगों का गोबर का कंडे चाहिए, बहुत सारे परेशानियां हैं। तो अभी तो आवश्यकता है कि हम शांत रहे, घर पे बैठे। जब भी ये सब समस्या से हम बाहर निकलेंगे, जब कभी भी वो अवधि आए, विचार तो यही है कि ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल कर इसका कार्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कल्याणकारी संदेश को हम ले जाएं। एंड it could be this week, it could be next week, it could be a month down the line. Whenever it is time, whenever the experts feel that it is time for us to now start conducting normal life again, we will reach out. But like I said, from no matter what aspect you consider, the only encouraging, beautiful news that always comes when it comes to analyzing Agnihotra over and over again. This is another thing that I wanted to share. There are so many more things that are there. Somebody wrote a message to me saying you have been speaking about Agnihotra for 22 days and you still haven't finished all the information. And how are we expected to say all of this in 30 minutes? मुझे किसी ने कल बहुत एक अच्छा संदेश भेजा, उसमें उन्होंने लिखा है कि अग्निहोत्र के बारे में आप 20-22 दिनों से बोल रहे हो, अभी तक आपकी जानकारी खत्म नहीं हुई है, और ये 30 मिनट में हम कैसे बोलें जब हम प्रचार को जाते हैं। तो उसका भी अलग से हम योजना करेंगे अवश्य। तो आज तक आई थिंक जितना कहा है उतना अच्छा है, और भी चर्चा करते रहेंगे और भी इसकी बात करते रहेंगे, और आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। जी आप कुछ बैटरी लावून आहे
Om Shri, I'm Camila from Chile, South America. I have been an Agnihotri for almost 10 years, and I really recommend the practice of Agnihotra in this time because the planet needs purification. And Agnihotra is a gift to humanity for healing, for holistic wellness, and for the purification of the environment. So we are many people practicing in the world, and we invite you. Blessing to all. Namaste. Interesting report of Aras the gentleman from Pune. He's doing Agnihotra since 8 years. The most important thing is for the company works, he has to visit Germany frequently. We'll discuss tomorrow, maybe detail discussion. And last February he was in Germany and he came back, but still No problem. We'll share it tomorrow. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Anantakoti Brahmand Nayak Rajadhiraj Yogiraj Srivas Sadguru Swami Samartha Maharaj Ki Jai. Srivas Sadguru Brahmananda Swami Maharaj Ki Jai. Srivas Sadguru Dayananda Swami Maharaj Ki Jai. Param Sadguru Shri Gajanan Maharaj Ki Jai. Param Pujya Sadguru Shri Kanji Maharaj Ki Jai.